दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। यदि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में, तो हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है। इसमें बहुत सारे रेशियोज़ काम आते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट काम आता है, बहुत सारे रेशियोज़। तो इसमें इसी क्रम में आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, जिसको कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शॉर्ट फॉर्म में ROE बोलते हैं, इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप कन्फ्यूजन में हैं कि हमें किस फंड में जाना चाहिए, किस फंड में नहीं जाना चाहिए, कितने टर्म के लिए हम निवेश करना चाहें और हमें कैसा रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। आज हम ROE के बारे यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसको जानते हैं, जो इसमें ये आखिर व्हाट इज ROE क्या होता है, इसमें हम बढ़ेंगे। हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हाउ डू वी लर्न फ्रॉम इट, हम इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ शुड वी यूज इट एंड हाउ डू वी लर्न फ्रॉम इट, और हम इसे सीखते हैं या आखिर होता क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको ROE निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसमें जो टर्म यूज हुआ है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। सबसे पहली बात, इक्विटी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है। हमें पर इक्विटी कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर इक्विटी कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये रेशियो यदि हम किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म में जाते हैं, निवेश करते हैं, तो हमें इस रेशियो को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और केवल ध्यान ही नहीं देना चाहिए, केवल एक ईयर का नहीं, बहुत कंसिस्टेंटली हमको इस पर अध्ययन करना चाहिए। ये सारे रेशियोज हमको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे screener.com वगैरह पर आपको मिल जाएंगे आसानी से। अब हम देखते हैं ROE आखिर होता क्या है। नेट प्रॉफिट बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। हाँ, तो अब देखिए, नेट प्रॉफिट हमको कहाँ से आता है, ये इनकम स्टेटमेंट से आता है। हम इनकम स्टेटमेंट और शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये हमको बैलेंस शीट से मिल जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट से मिल जाती है। और ये एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग और एंडिंग का जो भी हमारा इक्विटी हो, उसको हम डिवाइडेड करते हैं 2 से, तो ये हमें मिल जाता है एवरेज स्टार्टिंग और एंडिंग शेयर होल्डिंग से हमको मिल जाता है एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब हम कोई XYZ कंपनी है। अब सपोज हम इसको कंपनी एक एग्जांपल से समझते हैं। XYZ कोई कंपनी है, इसकी नेट प्रॉफिट सपोज दैट 113 करोड़ रुपीज़ है। एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी यदि हम निकालते हैं, तो ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी और क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी प्लस करते हैं, इसको ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी प्लस क्लोजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय 2। यानी सपोज दैट यदि ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी 838 करोड़ रुपीज़ है और क्लोजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी 399 करोड़ रुपीज़ है डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी रुपीज़ 618 करोड़ रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब यदि ROE की बात करते हैं, तो ROE इक्वल टू हम देखें नेट प्रॉफिट यानी 113 करोड़ बाय डिवाइडेड बाय 618 करोड़ यानी 0.183 यानी 18.3%। ठीक है, तो अब हमको सबसे बड़ी बात है कि आखिर ROE ऑफ ए गुड कंपनी क्या होना चाहिए। फॉर ए गुड कंपनी, अच्छी कंपनी के लिए, हमको निवेश करने के लिए आखिर ROE क्या इस रेशियो में होना चाहिए। ये मस्ट एटलीस्ट 15% इसका ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट 15% ROE हमें ज़रूर होनी चाहिए, तब हमें इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। केवल पहले मैं बता चुका हूँ, केवल एक ही रेशियो हमें ये नहीं बताता ये इस कंपनी में हमें केवल एक रेशियो देखने से इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन ROE भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, और केवल एक फाइनेंशियल ईयर का ROE नहीं, हमें कंसिस्टेंटली कुछ पिछले 3, 4, 5 सालों का एक हिस्ट्री ज़रूर देखना चाहिए ROE का, जो ये कंपनी का ROE कंसिस्टेंटली इस रेशियो में है या इससे इंक्रीजिंग हो रहा है नहीं। जैसे
यदि हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक केवल ROI ही हमको नहीं बताता कि यार ROI देख के हम कह देंगे जो ये कंपनी अच्छी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जैसे XYZ एक लिमिटेड कंपनी है, एक PQR एक लिमिटेड कंपनी है। टोटल एसेट मान लीजिए XYZ की 100 करोड़, इसकी भी 100 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ इसका XYZ का भी है और PQR का भी है। लेकिन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी में 100 करोड़ रुपीज़ यदि XYZ की है तो इसका 30 करोड़ रुपीज़ एंड 70 करोड़ इन्होंने डेट ले रखी है। ठीक है, तो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी इनका 30 करोड़ हो गया। तो अब हम देखते हैं ROI, यदि XYZ लिमिटेड कंपनी की ROI 15/100 यानी 15% और PQR लिमिटेड कंपनी की 15/30 यानी 50%। क्या हम इस आधार पर केवल कह सकते हैं कि हमें PQR में निवेश करना चाहिए? नहीं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक डेट ले रखी है और डेट एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी कंपनी के लिए। आगे हम डेट किस रेशियो में हम इसे डेट को रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आती है। इसीलिए ये किसी भी केवल एक रेशियो देख के हम यह नहीं कह सकते कि ये कंपनी, इस कंपनी में हम केवल ROI के आधार पर निवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी कंपनी का कंसिस्टेंसी, कुछ पिछले ईयर्स का, उसका हमें ROI पर ध्यान देना चाहिए। करंट ROI और एवरेज ROI ज़रूर हमको देखना चाहिए। एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी का ROI ज़रूर इंक्रीज होता है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आखिर रिटर्न इक्विटी क्या होता है और इसकी ये हमारे किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इसका क्या योगदान है और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और हमें यूज किस तरह से करना चाहिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और किसी भी तरह का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।